हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, यानी कि गर्भनिरोधक विधियों के बारे में समझाने वाला हूँ। गर्भनिरोधक विधियाँ क्या होती हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होती है, इसके एक एक पॉइंट को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। क्या क्या चीज़ें इसमें यूज किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। देन अगले क्लास में हम समझेंगे एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड क्या है। तो आपका पहला हेडिंग क्या है, वो है कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि गर्भ निरोधक विधियां। गर्भ निरोधक विधियों के बारे में हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कंट्रासेप्टिव मेथड है क्या, गर्भ निरोधक विधियां है क्या, इसके परिभाषा की। तो हम बात करते हैं जो बर्थ कंट्रोल होता है, बर्थ कंट्रोल आल्सो नोन एज कंट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि जो आपका बर्थ कंट्रोल है, जन्म नियंत्रण है, उस जन्म नियंत्रण को हम क्या कहते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड के नाम से जानते हैं, गर्भ निरोधक विधियों के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, दवाइयों का उपयोग किया जाता है, डिवाइसेस यानी कि युक्तियों का उपयोग किया जाता है और सर्जरी किया जाता है गर्भधारण को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो हम लिखेंगे इज द यूज ऑफ मेडिसिन डिवाइसेस एंड सर्जरी फॉर, या हम लिख सकते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ना। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, कुछ डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं सर्जरी करवा सकते हैं। अब ये दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, डिवाइस कौन सा लगा सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और सर्जरी कैसे होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे। तो हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो हम कहेंगे जन्म नियंत्रण जो होता है, जन्म नियंत्रण को गर्भ निरोध विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत दवाइयाँ, युक्तियां या युक्ति एवं शल्य चिकित्सा का उपयोग गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है। गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है। बात समझ में आया बेटा कि जो जन्म नियंत्रण होता है उसको हम गर्भ निरोधक विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत हम दवाइयों का उपयोग करते हैं, ढेर सारी युक्तियों का, डिवाइस का उपयोग करते हैं, शल्य चिकित्सा यानी कि आपके सर्जरी का उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं, क्योंकि गर्भधारण को एक तरीके से रोका जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए एक आइडियल कंट्रासेप्टिव का, ठीक है, एक अच्छे गर्भ निरोधक का
क्या गुण होना चाहिए, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या गुण होने चाहिए, या हम बात कर रहे हैं गर्भ निरोधक के गुण। गर्भ निरोधक के गुण, इन जो गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग करेंगे, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो डिवाइसेस हो, चाहे वो शल्य चिकित्सा हो, इनका क्या गुण होना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहली अगर हम बात कर रहे हैं इसको यूज फ्रेंडली, यानी कि जो भी दवाइयाँ हैं या फिर जो भी डिवाइसें हैं उनको मित्रतापूर्वक हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तब तो ये सही है। तो हम कहेंगे यूज फ्रेंडली, यानी कि मित्रतापूर्वक उपयोग। इसका मतलब क्या है, जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो किसी भी चीज़, इंजेक्शन जैसे की बात कर रहे हैं, इंजेक्शन से बहुत सारे लोग डरते हैं। तो वो क्या होगा, डर जब हो जाएगी तो उस चीज़ का वो उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये कहा गया है कि जब आप डिवाइस का उपयोग कर रहे हो या कोई दवा खा रहे हो तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत ना पड़े, डर ना लगे कि आगे चल करके क्या होगा इसका साइड इफ़ेक्ट। इस तरीके का ये कंट्रासेप्टिव होना चाहिए। दूसरी, इजीली अवेलेबल, यानी कि आसानी से मिल जाए। ठीक है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि सरलता से उपलब्ध या आसान से उपलब्ध। सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल, या बात कर रहे हैं रिवर्सिबल विथ नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, यानी कि कुल मिला करके हम कह लें इसके पास साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना। यानी कि हम बात करें इट हैज़ नो साइड इफेक्ट, या हम कह सकते हैं नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आगे हम बात कर रहे हैं इसको लगाने के बाद सेक्सुअल डिजायर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए ना। तो इन सभी प्रकार से अगर हम बात कर रहे हैं ये गुण अगर एक डिवाइस में है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है वो बहुत ही सही है। ठीक है, तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि कंट्रासेप्टिव जो डिवाइस हैं या जो मेथड हैं वो कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में। प्लीज़ इसको नोट कीजिए फटाक से आप। चलिए हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड। टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड। यानी कि गर्भ निरोधक विधियों के प्रकार। तो गर्भ निरोधक विधियों के प्रकार की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर मुख्य रूप से दो प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो आपका टेम्परोरी होता है यानी कि अस्थायी, दूसरा परमानेंट होता है जो कि इसको अस्थायी के नाम से जानते हैं। तो पहली जो विधि है आपकी वो है टेम्परोरी। ठीक है, टेम्परोरी।
टेम्पररी मेथड, और दूसरा जो आपका है वो है परमानेंट। परमानेंट मेथड। अब बेटा अगर हम टेम्पररी मेथड की बात कर रहे हैं तो इस टेम्पररी मेथड को हम कहते हैं अस्थायी विधि। अस्थायी विधि। और दूसरा जो होता है वो होता है अस्थायी विधि। तो बेटा यहां पर हम अस्थायी और अस्थायी विधियों की बात करते हैं। देखो जो टेम्पररी मेथड होता है, इस मेथड के अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, उसका अंदर से इच्छा नहीं है प्रेग्नेंट होने का, तो इस टेम्पररी मेथड का वो यूज कर सकती है। या फिर हम बात करें एक ऐसे कपल जो जल्दी जल्दी बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं या शादी के तुरंत बाद बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं, तो इस टेम्पररी मेथड का यूज करके वो अपने दो बच्चों के बीच में गैप कर सकते हैं या शादी के बाद बच्चे को देरी से पैदा कर सकते हैं। और ये परमानेंटली मेथड क्या होता है कि अगर एक बार आपने इस मेथड का यूज कर लिया, परमानेंट मेथड का, तो आप कुछ भी हो जाए फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके का मेथड होता है ये परमानेंट। यहाँ पर दिया है कि परमानेंट अस्थाई यानी कि हमेशा के लिए, टेम्पररी यानी कि अस्थाई जब आप चाहो तब। तो अब बात कर रहे हैं टेम्पररी मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो टेम्पररी मेथड के अंदर आपको एक नेचुरल मेथड मिलेगा यानी कि प्राकृतिक मिलेगा, दूसरा मिल जाएगा आपको लैक्टेशनल एमिनोरिया, सॉरी नेचुरल मेथड मिलेगा, और दूसरा मिल जाएगा आपको बैरियर यानी कि बाधा विधि। दो तरीके होती हैं इसमें। तो आपका एक इसमें आ जाता है, यहाँ पर मैं लिखूँ नेचुरल मेथड, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक विधि, और दूसरा जो है इसमें वो आ जाता है आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड जिसको हम कहते हैं बाधा विधि। देखो नेचुरल मेथड क्या होता है, जो एक फीमेल के बॉडी में कुछ चेंजेस की वजह से होता है, जैसे लैक्टेशनल एमिनोरिया, दुग्ध स्राव हो रहा है, एक फीमेल है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उस टाइम नहीं होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, उसका पीरियड आया फीमेल का, और इस पीरियड के दौरान अगर वो केयरफुल रहती है, अगर वो सावधानी बरतती है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इन सभी चीज़ों का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं जो नेचुरल मेथड होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो नेचुरल मेथड के अंदर आपका मिल जाता है नंबर एक कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड जिसको हम कहते हैं कैलेंडर विधि, यहां पे लिख दूं मैं कैलेंडर विधि। दूसरा यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आ जाता है आपका विथड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्शन, यानी कि हम बात कर रहे हैं वीर्यस्खलन से पहले ही क्या कर ले, पेनिस को बाहर निकाल लें, कोइटस इंटरप्शन। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आ जाता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया यानी कि दुग्ध स्राव, ये चीजें होती है। और यहां पर बैरियर मेथड में बात कर रहे हैं तो बैरियर मेथड के अंदर ढेर सारे आपको डिवाइसेस यूज़ करना होगा, यूआईडीज यूज़ करना होगा, कॉन्डोम्स यूज़ करना होगा, फैमसील्ड, इन सभी का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा IUDs। ठीक है, इसका नाम भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, हिंदी भी इंग्लिश में बताऊंगा, बट अभी यहाँ पर शॉर्टकट में देख लीजिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉन्डम, ठीक है, फैमसील्ड कॉन्डम के अंदर ही आ जाएगा। और कुछ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको मेडिसिन, जिसको हम कहते हैं केमिकल्स,
इन सभी का यूज करके हम बैरियर मेथड का उपयोग कर सकते हैं, प्रेगनेंसी से कोई फीमेल बच सकती है। तो आप फटाक से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो कंट्रासेप्टिव मेथड होता है, गर्भ निरोधक विधि कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है कोई फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच जाए, उसके लिए किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं मोटे तौर पर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक टेम्पोररी जिसको अस्थायी कहते हैं, एक होता है परमानेंट जिसको अस्थायी कहते हैं। टेम्पोररी के अंदर आता है नेचुरल मेथड जिसको प्राकृतिक विधि कहते हैं, यहाँ पर कैलेंडर मेथड यानी कि कैलेंडर विधि आता है। कोइटस इंटरप्चर यानी कि वीर्यस्खलन से पहले पेनिस को बाहर निकाल लेना है, दुग्ध स्राव। और बैरियर की बात करें यानी कि बाधा विधि की बात करें तो आईयूडीएस, कंडोम और मेडिसिन या कुछ केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या आते हैं, दो चीज़ें आती है, एक नर नसबंदी आता है जिसको हम वैसेक्टॉमी कहते हैं, वैसेक्टॉमी जिसको हम कहते हैं नर नसबंदी, और एक आता है ट्यूबेक्टॉमी यानी कि मादा नसबंदी, ये चीज़ें आती है। वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी जो परमानेंट मेथड होता है। देखो अगर हम बात कर रहे हैं वैसेक्टॉमी में, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात कर रहे हैं, जो उसका वास डिफरेंस होता है जिसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, उस शुक्रवाहिनी को किसी स्थान से काट दिया जाता है और काट करके बांध दिया जाता है जिससे स्पर्म आगे नहीं जा पाता है। सेम उसी प्रकार से ट्यूबेक्टॉमी यानी कि मादा नसबंदी में उसके फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है जिससे ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ये चीज़ें हैं, तो आप फटाक से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं, हम आपको आगे एक एक विधि को समझाएंगे कि नेचुरल मेथड में जो कैलेंडर मेथड है वो क्या है, कोइटस इंटरप्चर क्या है, लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को समझाएंगे। आईडीएस, कंडोम, मेडिसिन या केमिकल्स के बारे में हम समझाएंगे। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे की ओर, हम समझते हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं आगे, समझते हैं टेम्पररी मेथड। ठीक है, जस्ट एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे, मैं मार्कर में इंक डाल लूँ। चलिए देखते हैं इधर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट टेम्पररी मेथड की। टेम्पररी मेथड की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं अस्थायी विधि। तो अस्थायी विधि में हम देखेंगे, हमने अभी बताया अस्थायी विधि के अंदर क्या आता है, एक नेचुरल मेथड है, यानी कि प्राकृतिक विधि है, और दूसरा हमने बताया इसमें आपको एक बैरियर मेथड मिलता है, बैरियर मेथड मिलता है यानी कि बाधा विधि मिलती है। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको कुछ बताया यहाँ पर जो नेचुरल मेथड है यानी कि प्राकृतिक विधि है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कैलेंडर मेथड का यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इस कैलेंडर के बाद यहाँ पर कोइटस इंटरप्चर जिसको हम विड्रॉल मेथड कहते हैं उसका यूज किया जाता है, कोइटस इंटरप्चर। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यूज किया जाता है, यहाँ पर इसके अंदर क्या आता है आपका लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया कैलेंडर मेथड का मतलब आपको पता है कि कैलेंडर विधि का कोइटस इंटरप्चर यानी कि वीर्यस्खलन से पहले लिंग को बाहर निकालना, और लैक्टेशनल एमिनोरिया की बात करें मतलब दुग्ध स्राव होता है। और यहाँ पर मैंने आपको बैरियर मेथड में क्या बताया था भाई, बैरियर मेथड के मैंने आपको क्या बताया था, इस चीज़ों को भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इन 3 पॉइंट को देख लेते हैं, जो कैलेंडर मेथड है, कोइटस इंटरप्चर है और लैक्टेशनल एमिनोरिया। बारी बारी से इन सभी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
और समझते हैं कि ये आपका सबसे पहले जो आपका नंबर 1 है कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड, ठीक है, कैलेंडर मेथड की बात कर रहे हैं। देखो कैलेंडर मेथड को हम रिदम मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, जो फीमेल जो होती है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान रख करके सेक्स किया जाता है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो पाए। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो एक फीमेल जो होती है, एक फीमेल जो होती है यानी कि एक मादा जो होती है, उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एमसी, जिसको हम पीरियड कहते हैं, जो पीरियड होता है वो होता है 28 से 29 दिन का। ठीक है, 28 से 29 दिन का जो होता है पीरियड वो होता है एक फीमेल के अंदर। और इसी को देख करके, इसी को ध्यान में रख करके क्या करना पड़ता है, सेक्स करना पड़ता है। ठीक है, जिससे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। देखो कैलेंडर मेथड को हम हिंदी में कैलेंडर विधि कहते हैं। देखिए क्या होता है, तो एनसीईआरटी में लिखा है कि कभी कभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 2 दिन पहले भी या 2 दिन लेट तक चलता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी कि जो एमसी है वो 28 ± 2, ठीक है, 28 ± 2 दिन है। अब अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है 28 दिन का, यानी कि जो पीरियड है फीमेल के अंदर एमसी जो आता है वो 28 दिन का है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो ओव्यूलेशन होगा, अंडजनन की प्रक्रिया होगी, वो क्या होगी 14th डे, यानी कि 14वें दिन होगा। अब मान लीजिए कि उसका पीरियड 2 दिन पहले ही खत्म हो रहा है, तो उसके अंदर जो ओव्यूलेशन होगी वो क्या होगी 2 दिन पहले, यानी कि 12th डे होगा, 12वें दिन होगी ना, 12वें दिन हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि उसका पीरियड 2 दिन लेट है, तो 2 दिन लेट है तो मतलब क्या हो जाएगा 16वें दिन हो जाएगा, 16वें दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि किसी फीमेल का जो नॉर्मल होता है एमसी वो 28 दिन होता है, उसमें 2 दिन आगे या पीछे हो सकता है। तो एक नॉर्मली अगर 28 दिन का है तो उसमें ओव्यूलेशन जो होता है, यानी कि जो अंडजनन होता है, ओव्यूलेशन जो होता है अंडजनन, ओव्यूलेशन यानी कि जो अंडजनन होता है, ओवरी से अंडाणु का जो बाहर निकलना होता है वो 14वें दिन होगा। मान लेते हैं कि उसका 2 दिन पहले ही हो गया, तो भी क्या होगा ओव्यूलेशन 12वें दिन हो जाएगा, या 2 दिन बाद हो रहा है तो उसके अंदर ओव्यूलेशन क्या होगा 16वें दिन होगा। यानी कि जो ओव्यूलेशन होता है वो डिपेंड करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइमिंग पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम कितना दिन का है उसके ऊपर। बात समझ में आई बेटा? तो आपने इतना देख लिया। अब आप हम यहाँ से चलते हैं कि अगर इस कंडीशन में है कोई फीमेल तो वो कब फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, कब वो कोइटस करे कि फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव ना कर पाए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, और आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अभी तक कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि फीमेल के अंदर एमसी ये कितने दिन का होता है, एमसी होता है आपका ±2, 28 ±2 दिन, ठीक है, ये एमसी का टाइम है। अब मान रहे अगर 28 दिन का है, 28 दिन का है तो उसका ओव्यूलेशन कब होगा 14th डे, यानी कि 14वें दिन क्या होगा इसका ओव्यूलेशन होगा। 14वें दिन क्या होगा भाई इसका ओव्यूलेशन होगा, यानी कि अंडाणु बाहर निकलेंगे, ओव्यूलेशन यानी कि अंडजनन होगा। 14वें दिन क्या होगा इसका अंडजनन होगा। अब सपोज दैट अगर 14वें दिन अंडजनन होता है, ठीक है, और कोई मेल जो है वो सेक्स कर रहा है 12वें दिन, वो मेल और फीमेल क्या कर रहे हैं सेक्स कर रहे हैं 12वें दिन, और 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लाइफ है स्पर्म की,
वो क्या है, 3 दिन है। जो शुक्राणु का जीवन है वो 3 दिन है, और जो लाइफ है ओवम का यानी कि जो अंडाणु का जीवन है वो है 1 दिन, यानी कि 24 घंटे। इसका मतलब जो अंडाणु है उसका जीवन 24 घंटे का है और शुक्राणु का जीवन 72 घंटे का है। तो अगर बात कर रहे हैं किसी फीमेल के अंदर 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और अंड जनन की प्रक्रिया होती है 14वें दिन और वो सेक्स करती है 12वें दिन, तो उसके बॉडी के अंदर, उसके शरीर के अंदर जो शुक्राणु इकट्ठा हुआ रहेगा वो 3 दिन तक जिंदा रहता है और इंतजार करता है अंडाणु के आने का। तो मान लीजिए अगर वो 12वें दिन सेक्स करता है तो 12, 13 और 14वां दिन जा करके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। 12वें दिन सेक्स करेगा, 13, 14वें दिन जा करके क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। 12, 13 2 ही दिन हुआ, 14वें दिन तो होना ही है। अब अगर हम बात कर रहे हैं उसने क्या किया, 11वें दिन सेक्स किया, 11वें दिन सेक्स किया, तब पर भी क्या है 11, 12, 13 3 दिन जिंदा रहेगा और ये हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इन केस हम बात कर रहे हैं उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 दिन -2 हो जाए तो 28 दिन में 2 दिन पहले ही खत्म हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उसके अंदर ओव्यूलेशन हुआ है, जो अंड जनन हुआ है, वो कब हो जाएगा भैया, 12वें दिन हो जाएगा। 12वें दिन ही क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन यानी कि अंड जनन हो जाएगा। जब 12वें दिन अंड जनन हो जाएगा और कोई फीमेल और मेल मेट किए हैं, सेक्स किए हैं 11वें दिन, तो भाई शुक्राणु रहेगा और वो फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई मेल 10वें दिन फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, तब पर भी आपको पता है कि शुक्राणु का जीवन काल कितना दिन होता है, 3 दिन का होता है। तो इस 10वें दिन अगर शुक्राणु जो है, इस 10वें दिन जो शुक्राणु है वो इंटर कर रहा है, शुक्राणु प्रवेश कर रहा है, ठीक है, यानी कि शुक्राणु का जो प्रवेश है, शुक्राणु का जो प्रवेश है अगर 10वें दिन हो रहा है तब पर भी तो 12वें दिन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, 12वें दिन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 10वां दिन भी सेफ नहीं है, उसके एक और दिन पहले 9वां दिन हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 दिन तो माइनस हो गया कि 2 दिन पहले ही आ गया, तो 10वें दिन अगर फिजिकल रिलेशनशिप बनाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि उस फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 2 दिन लेट है, 28 + 2 है, 2 दिन लेट है। तो 2 दिन लेट होने के नाते, 2 दिन लेट होने के नाते इसके अंदर जो शुक्राणु है, 2 दिन लेट होने के नाते जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आएगा 16वें दिन, 16वें दिन आएगा। अब अगर 16वें दिन आता है, ठीक है, 16वें दिन आता है, ओव्यूलेशन 16वें दिन अगर हो रहा है तो शुक्राणु का जो जीवन काल है वो 72 दिन है। इनकेस 16वें दिन हो रहा है और उसने सेक्स किया था 12वें या 13वें दिन, तब पर भी क्या था, शुक्राणु 72 घंटे जिंदा था और 16वें दिन आकर के फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो 16वां दिन है वो भी सेफ नहीं है। और आगे हम चलते हैं, ये क्या है, 1 दिन तक सरवाइव करता है, 1 दिन तक जिंदा रहता है। तो ये 17वां दिन की बात करें, 17वें दिन तक जिंदा रहता है। तो मान लेते हैं कोई मेल जो होता है वो 16वें या 17वें दिन तक सेक्स करता है, तो ये ओवम तो 1 दिन जिंदा रहेगा लेकिन स्पर्म 3 दिन जिंदा रहता है। तो यहाँ पर ये क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है भैया कि ये 17वें दिन भी क्या है, सेफ नहीं है, मे बी फर्टिलाइजेशन अकर, हो सकता है कि निषेचन हो जाए। हो सकता है कि क्या हो जाए, निषेचन हो जाए। तो इसकी मतलब अगर हम बात कर रहे हैं
तो 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक सेफ पीरियड यानी कि सुरक्षित काल नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 10वें दिन से, ठीक है, 10वें दिन या 10th डे से 17th डे तक सेफ नहीं है, ठीक है। फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए 10वें दिन से 17वें दिन तक सेफ नहीं है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा एक सप्ताह शारीरिक संबंध बनाने के लिए सही नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो नॉर्मली 28 दिन होता है, और आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि 2 दिन पहले या 2 दिन बाद हो सकता है। सपोज्ड अगर 2 दिन पहले होता है तो 12वें दिन हो जाएगा, और कोई फीमेल सेक्स करती है 10वें दिन तो शुक्राणु का जीवन काल होता है 3 दिन यानी कि 72 घंटे। तो 10वें दिन करेगी तो फिर 12वें दिन फर्टिलाइजेशन हो सकता है, या 11वें दिन सेक्स करती है और 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है तब पर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, 12वें दिन सेक्स करती है तब पर भी हो सकता है। ये हो गया। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 दिन अगर लेट हो रहा है, 16वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है और फीमेल 16वें दिन ही सेक्स कर ले रही है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओवम 1 दिन तक जिंदा रहता है और 17वें दिन सेक्स करती है फीमेल, तब पर भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होता है भाई, यहाँ पर भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यहाँ पर भी क्या हो सकता है, निषेचन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेकर के 17वां दिन तक सेफ काल, सुरक्षित काल नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक मेल और फीमेल के लिए। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। फिर चलते हैं हम लैक्टेशनल एमेनोरिया को जानते हैं, ठीक है। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, और उसके पहले हम बात करते हैं कोइटस इंटरप्चर। देखिए कोइटस इंटरप्चर का मतलब क्या है कि कोई मेल और फीमेल एकदम से एनर्जेटिक होकर के सेक्स कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि जो मेल का वीर्य है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या वैजाइना के अंदर गिरने वाला है। तो उस दौरान अचानक से जो मेल होता है वो अपने पेनिस को फीमेल के योनि से बाहर निकाल लेता है, तो उसको हम कहते हैं कोइटस इंटरप्चर। अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा फेलियर मेथड है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो होता है एक अलग ही माइंड होता है, उस दौरान ये जो आपको कोइटस इंटरप्चर करना होता है, पेनिस बाहर निकालना होता है, वो बहुत ही कम लोगों के हो सकते हैं। तो इस वजह से ये सेफ पीरियड नहीं होता है या सेफ मेथड नहीं है कोइटस इंटरप्चर विथड्रॉल मेथड, तो इसको हम आप स्किप करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगला लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी कि हम बात कर रहे हैं बेबी फीडिंग टाइम, यानी कि एक बच्चा माँ का जब दूध पी रहा होता है तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर समझते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया को। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है, चलिए अब लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात कर रहे हैं। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया है क्या, क्या है दुग्धस्राव या उससे क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, ये कोई ब्रेस्ट है फीमेल का, समझिएगा अच्छे से, ये ब्रेस्ट है फीमेल का, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाऊंगा, इसमें कूपिकाएँ हैं यानी कि एल्बियोली है ये, और यहाँ से क्या हो रही है, नलिकाएं निकल रही है जो आ करके आगे क्या मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, सूचक के पास मिल रही है, ठीक है। रफली डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए क्या होता है, कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा है वो दूध पी रहा है, बेबी सक मिल्क, सक मिल्क यानी कि बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा दूध पी रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब ये टाइम पीरियड जो होता है बच्चे का दूध पीने का, यानी कि हम बात कर रहे हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया का,
ये होता है 6 मंथ, 6 महीने का होता है। तो बच्चा दूध पी रहा है, ये टाइम है कितने दिन का? 6 मंथ का, 6 महीने तक का। जब कोई बच्चा दूध पी रहा होता है तो इस मेमोरी ग्लैंड के पास जो आपका एरियोला होता है, कुछ सेंसिटिव आर्गन होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? एक निगेटिव फीडबैक भेजते हैं, एक नकारात्मक संदेश भेजते हैं। किसको? वो भी दिखा रहे हैं। एक नकारात्मक संदेश भेजते हैं इस फीमेल के हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इसको क्या करेंगे? एक ये निगेटिव फीडबैक भेजेंगे, यानी कि एक नकारात्मक संदेश भेजते हैं हाइपोथैलेमस से। तो इससे क्या होता है? जो फीमेल के अंदर से GnRH हार्मोन निकल रहा होता है, ये निकलना क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, GnRH हार्मोन क्या हो जाता है? निकलना बंद हो जाता है। और इसी हाइपोथैलेमस से लगा होता है प्यूस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस से लगा क्या होता है? प्यूस ग्रंथि होता है। तो जब ये GnRH निकलना बंद हो जाएगा तो हम यहां से बात कर रहे हैं, ये स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, ये उत्तेजित नहीं कर पाता है। देखो ये हाइपोथैलेमस है, लिख देता हूं मैं, हाइपोथैलेमस, और ये आपका प्यूस ग्रंथि है। हिंदी नाम तो जानते होंगे, प्यूस ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये क्या करता है? GnRH एक निगेटिव फीडबैक भेजता है प्यूस ग्रंथि को। ठीक है, निगेटिव फीडबैक भेजता है, मतलब क्या होता है कि ये किसी भी प्रकार को इससे प्यूस ग्रंथि को उत्तेजित नहीं कर पाता, स्टिमुलेट नहीं कर पाता। जब ये स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा एंटीरियर प्यूस ग्रंथि को, तो यहां से क्या होगा? सीधे जो हार्मोन निकलता है FSH और LH, FSH LH जो हार्मोन निकलता है, ये दोनों ही हार्मोन क्या होंगे? नहीं निकल पाएंगे, नॉट सिक्रीट ना, स्रावित नहीं होंगे। जब ये दोनों हार्मोन स्रावित नहीं होंगे तो आगे की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, आगे की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। आगे की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? प्रोसेस, जो फॉरवर्ड प्रोसेस है, क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। फॉरवर्ड प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ना प्रेगनेंसी होगी। तो इस दौरान होता क्या है? जब ये फीडबैक भेजता है एरियोला, तो होता क्या है? तो इस हाइपोथैलेमस से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH, जो दुग्ध स्राव में मदद करता है। और इस तरीके से लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है, एमिनोरिया होता है, जिस वजह से कोई फीमेल 6 महीने तक, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद बच्चा जब पैदा हो जाता है, वो 6 महीने तक अगर दूध पीता है तो कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। इस तरीके से होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो टेम्प्रोरी मेथड है वो बखूबी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम आगे समझते हैं बैरियर मेथड, यानी कि बाधा विधि के बारे में, कि बाधा विधि क्या होती है, इसमें किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा है अभी इस समय। तो आपने पढ़ा कंट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि गर्भ निरोधक विधि के बारे में पढ़ा कि गर्भ निरोधक विधि क्या होती है।
तो हमने आपको सिंपल सी एक बात बताई कि जो जन नियंत्रण के करने का तरीका होता है उसको कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं, यानी कि बर्थ कंट्रोल का जो दूसरा नाम है उसको कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ दवाइयों का उपयोग किया जाता है, कुछ डिवाइस यानी कि युक्तियों का उपयोग किया जाता है, सर्जरी का उपयोग किया जाता है, प्रेगनेंसी को बंद करने के लिए यानी कि शल्य चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। अब इसका गुण क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, इसको हम आसानी से मित्रवत रूप से यूज कर सके, फ्रेंडली यूज कर सके। दूसरी, इजिली अवेलेबल होनी चाहिए, आपके अगल बगल के स्थानों पर ये सरलता से मिल जानी चाहिए। तीसरी बात, अगर हम बात करें तो इसका यूज करने के बाद जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर हैं, सेक्स करने की जो इच्छाएं हैं, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये हो गए। अब हमने बात किया कि जो कंट्रासेप्टिव मेथड है वो कितने तरीके का होता है, तो हमने इसके लिए दो तरीका बताया। एक हमने बताया टेम्पोररी, जिसको हमने कहा अस्थाई, ठीक है, अस्थाई का। दूसरा हमने बताया परमानेंट, जिसको हमने क्या कहा, अस्थाई विधि का। टेम्पोररी के लिए हमने क्या बताया, नेचुरल मेथड यानी कि प्राकृतिक तरीका, और बैरियर यानी कि बांधा विधि। अब अगर हम बात कर रहे हैं परमानेंट के लिए हमने क्या बताया, तो परमानेंट के लिए हमने बताया वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी का मतलब क्या होता है, नर नसबंदी। ट्यूबेक्टॉमी का मतलब होता है मादा नसबंदी। ठीक है, वापस से अगर हम नेचुरल मेथड की बात करें तो नेचुरल मेथड में हमने आपको बताया कैलेंडर मेथड यानी कि कैलेंडर विधि, जिसको हम कहते हैं सुरक्षित काल की सर्च करना। दूसरा हमने बताया यहाँ पर कोइटस इंटरप्चर यानी कि विथड्रॉल मेथड, सेक्स कर रहे हैं और वीर्य स्खलन यानी कि जो आपका सीमेन है वो फीमेल के अंदर गिरने से पहले ही अपने पेनिस को बाहर निकालना है। तीसरा हमने बताया लैक्टेशनल एमिनोरिया, जिसमें हमने बताया कि कोई फीमेल अगर 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में देखेंगे कि बैरियर मेथड यानी कि बाधा विधि क्या होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।